हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदु सर आईटी क्लासेस में। आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हल करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लिखा है हमारे सामने कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे हम, जो आपकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आईटी, आईटीएस, ट्रेड के लिए और कंप्यूटर विषय से संबंधित है। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं हमारे और समझते हैं क्या है हमारे सामने एमसीक्यू। देखिए दोस्तों, हमारे सामने पहला प्रश्न लिखा है, बायोस का मुख्य कार्य क्या है। तो पहली बात तो ये कि बायोस होता क्या है। बायोस, जब हम कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जो कंप्यूटर में शुरू होने वाला पार्ट है वो बायोस सॉफ्टवेयर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्या कार्य होता है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करना। जब भी आप कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो आपका सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर ओपन होता है, ऑन होता है, और उसी के साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रारंभ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा एमसीक्यू या दूसरा प्रश्न हमारे सामने लिखा है, निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का हिंदी में मतलब होता है वाष्पशील मेमोरी। क्या नाम होता है? वाष्पशील मेमोरी। वाष्पशील मेमोरी कह दो, प्राइमरी मेमोरी कह दो, प्राथमिक मेमोरी कह दो, या मुख्य मेमोरी कह दो, इन सभी का मतलब एक ही होता है। वोलेटाइल मेमोरी कह दो, प्राइमरी मेमोरी कह दो, मुख्य मेमोरी भी कह सकते हैं आप। तो इन सभी का एक ही मतलब होता है, वो होता है आपका, निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, तो वो होती है आपकी रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब वोलेटाइल मेमोरी या वाष्पशील है, इसमें इसकी एक विशेषता होती है कि जब भी बिजली जाने के बाद में इसमें जो डेटा सेव रहता है वो डिलीट हो जाता है या गायब हो जाता है। रोम, हार्ड डिस्क और डीवीडी, ये जो रोम है ये है मुख्य मेमोरी का ही प्रकार है, पर ये वोलेटाइल मेमोरी नहीं रहती है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहती है। और हार्ड डिस्क और डीवीडी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू हमारे सामने होने वाला है, लिखा है कंप्यूटर की एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या कार्य है। एएलयू का क्या कार्य है? तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो एएलयू रहती है ये आपकी सीपीयू का ही एक पार्ट होता है। सीपीयू के 3 पार्ट रहते हैं जनरली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। कौन कौन से? एक तो रहता है एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक रहता है सीयू जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और तीसरा रहता है मेमोरी। तो हमारे सामने बात कर रहा है यहाँ पर एएलयू की कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का क्या कार्य है। तो उसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का कार्य होता है गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं एक्चुअली। आपका एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है,
और तीसरा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो हम बात करें कि यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों जो सिस्टम यानी कि कंप्यूटर के साथ में इनबिल्ट आते हैं, जो जिसकी वजह से ही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम या पूरा क्रियान्वयन हो पाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम हमारे पर्सनल व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनको उपयोग करते हैं। जैसे कि समझिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके अगर फोन की बात करें तो मैसेजेस हो गए, कॉल कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गई, कैलेंडर हो गए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर आने वाले हैं, आपके व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यानी कि ऐसी एप्स जो आप आपके जनरल पर्सनल यूज के लिए काम में लाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी रहता है। तो देखिए एमएस एक्सेल कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज 11 होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप हम हमारे यूज के लिए उपयोग करते हैं तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और क्रोम भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है दोस्तों हमारे सामने, 32 बिट प्रोसेसर एक बार में अधिकतम कितने बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो देखिए प्रश्न से ही हमको क्लियर है कि 32 बिट का प्रोसेसर है तो वो एक बार में अधिकतम कितने बिट्स का डेटा प्रोसेस करेगा, तो 32 बिट का ही डेटा प्रोसेस कर सकता है। सिंपल प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़िया प्रश्न लिखा आगे हमारे सामने, कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है। ये कंप्यूटर की ही एक मेमोरी होती है जो हमारे द्वारा बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को स्टोर करके रखती है। तो क्या मुख्य कार्य रहता है, डेटा को स्थायी संग्रह करती है क्या, नहीं, वो तो रोम का कार्य है। या हम बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी का भी कार्य होता है। प्रोसेसर की गति बढ़ाना, तो बिल्कुल सही है, इसका उत्तर होने वाला है कि कैश मेमोरी क्या करती है, प्रोसेसर की गति को इंप्रूव करती है, बढ़ा देती है। इंटरनेट उपलब्ध कराना, ये कोई डेटा नहीं। प्रिंटिंग करना प्रिंटर का कार्य है। आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़िया सा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब देखिए दो प्रकार के डिवाइस रहते हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए। कौन से, या तो इनपुट डिवाइस होंगे या फिर आउटपुट डिवाइस होंगे। कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो सामने वाला जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस है। अब मैं आपको बता देता हूँ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या, पहले से वैसे तो जानकारी है आपके पास, पर इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करते हैं और सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेस किया हुआ डेटा अगर हमें पुनः प्राप्त करना है तो वे डिवाइस जिनसे हमें प्रोसेस किया हुआ डेटा पुनः प्राप्त होता है आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है तो इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा होगा दोस्तों, प्लॉटर। प्लॉटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर, तो हाँ स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है। और मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। देखिए इधर समझिए कैसे आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस। प्लॉटर यानी कि क्या होता है, प्लॉटर आपको ये पूरा नक्शा, जब आप कुछ देखते हैं बड़े फ्रेम में तो प्लॉटर का यूज करते हैं। स्पीकर के द्वारा भी हम हमारे म्यूजिक गाने वगैरह सुन करके कोई जानकारी लेनी है तो सुन करके हम जानकारी लेते हैं, तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर पर हम कोई चीज देख करके समझ सकते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। पर स्कैनर होता है आपका इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये स्कैन करके जानकारी को कंप्यूटर के अंदर भेजता है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बढ़िया सा लिखा है हमारे सामने, लिखा है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कब होता है। पोस्ट कब होता है, तो सुनिए पोस्ट यानी कि देखिए समझिए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये भी एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। जब आप कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं बायोस के साथ में ही आपका पोस्ट नाम का यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नाम का जो आपका सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्ट एक्टिव हो जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये सभी हार्डवेयर पार्ट्स की चेक करता है कि सभी पार्ट्स में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी बिजली जा रही है या नहीं जा रही है।
तो कंप्यूटर बंद करते समय ये यूज होता है क्या? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर को चालू करते समय तो बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। इंटरनेट चलाते समय नहीं, प्रोटोकॉल का यूज होता है। प्रिंट करते समय प्रिंटर का यूज होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर को चालू करते समय ही आपका पोस्ट नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिव हो जाता है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न लिखा है हमारे सामने, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो इनको याद ही रख लीजिएगा कि IPv4 जो एड्रेस है वो आपका 32 बिट का होता है। और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो वो होता है आपका 128 बिट का। याद रखना दोनों, और ये दोनों बहुत मोस्ट IMP है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, ये 128 बिट होता है आपका IPv6 का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर के रूप में हम जिसको यूज नहीं करते वो कौन सा होता है आपका? मोजिला फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउजर होता है, यानी कि जो आपको इंटरनेट चलाने की सुविधा प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज भी आपका एक लोकप्रिय पॉपुलर वेब ब्राउजर ही है। गूगल क्रोम जानते ही हो आप अच्छे से। पर लिनक्स आपका क्या रहता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यही इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है हमारे सामने, लिखा है URL का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहले तो URL होती क्या है? URL एक वेब एड्रेस रहता है जिसका फुल फॉर्म रहता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या रहता है? वेब एड्रेस रहता है। उसका मुख्य कार्य क्या रहता है? ईमेल भेजना? जी नहीं, ये ईमेल भेजने का कार्य आपका कौन करता है? प्रोटोकॉल करता है। और वो भी आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। वेब पेज का पता बताना, बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है कि जो वेब पेज का पता बताता है, वेब पेज का जो एड्रेस होता है वही तो आपका URL रहता है। वायरस हटाना, बिल्कुल नहीं। एंटीवायरस का कार्य फाइल को कंप्रेस करना, ये भी नहीं है। उत्तर समझ में आ गया होगा आपको। अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अगला MCQ है। अगली स्लाइड में हमारे सामने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, SSD की तुलना में HDD की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी HDD है क्या किस पर कार्य करती, क्या है HDD की? देखो, SSD की तुलना में हमसे HDD की विशेषता पूछी गई है। तो HDD की विशेषता क्या होती? अधिक गति होती है क्या? कोई चलने वाला भाग नहीं होता है क्या? चुंबकीय डिस्क का उपयोग करती है क्या? बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है कि जो आपकी HDD रहती है, HDD का मतलब क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी रहती है, क्या नाम है इसका? हार्ड डिस्क ड्राइव। और दूसरी रहती है आपकी HDD। HDD का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये होती है आपकी SSD। तो अच्छा, तो फिर अगर आपकी HDD चुंबकीय डिस्क का उपयोग करती है तो आपकी HDD किसका उपयोग करती है? तो ये करती है आपकी फ्लैश मेमोरी का उपयोग। किसका? फ्लैश मेमोरी का। याद रख लीजिएगा दोनों को कि आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव आपकी फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है और HDD आपकी चुंबकीय डिस्क का उपयोग करती है। चलिए अगले स्लाइड पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी से संबंधित खतरा है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी से यानी कि जो हम साइबर क्राइम होते हैं तो उसकी सिक्योरिटी से संबंधित खतरा कौन सा? आपका फिशिंग होता है। क्या होता है? फिशिंग।
एक्चुअल में फिशिंग होता क्या है, ये मेलवेयर होता है, मेलिशियस वायरस होता है। इसके द्वारा क्या करता है, जो क्राइम करने वाला जो रहता है व्यक्ति, इलीगल व्यक्ति रहता है, वो एक नकली या फर्जी वेबसाइट बनाता है और हमारे पास पहुंचाता है उसका पता, और हमको उकसाता है कि ये एक रियल तरह की वेबसाइट है, और उसके द्वारा अगर हम उसमें अपना OTP या पासवर्ड वगैरह दर्ज करते हैं तो वो जानकारी सामने वाले तक पहुंच जाती है। मतलब खास करके यही कि वो हमारे पासवर्ड चुराने की कोशिश करता है। फॉर्मेटिंग क्या रहती है, फॉर्मेट मतलब जो भी हम डाटा डालते हैं उसको दोबारा न्यू करने की प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। डीबगिंग मतलब क्या, अगर हमसे कोई प्रोसेस करते समय अगर कोई गलती हो जाती तो उसको पुनः सुधार करने के लिए डीबगिंग का यूज करते हैं। बूटिंग क्या होती है, बूटिंग का मतलब होता है आपको कंप्यूटर को शुरू करते समय जब ऑन करते हैं तो उस समय बूटिंग शुरू होती है। बूटिंग जनरली दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का कार्य यह है, देख समझ लीजिए, एक रहती है आपकी कोल्ड बूटिंग और एक रहती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब ये होता है जब आप कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो आपकी कोल्ड बूटिंग शुरू होती है, क्योंकि आपका कंप्यूटर वैसे कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। मगर आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो आपकी वार्म बूटिंग ऑन होती है, यानी कि जो चल रहा है कंप्यूटर उसको दोबारा शुरू करोगे तो वार्म बूटिंग शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, MS वर्ड में Ctrl+H का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+H एक शॉर्टकट कुंजी है आपकी MS वर्ड में, जिसका उपयोग रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। सेव करने के लिए आपकी Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग, और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का उपयोग। रिप्लेस के लिए Ctrl+H, शॉर्टकट कीज याद रख लीजिएगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, लिब्रे ऑफिस राइटर में की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? देखिए, ये जो आपका .dox ये आपका यूज होता है MS वर्ड के लिए। किसके लिए? ये जो फाइल एक्सटेंशन है वो MS वर्ड के लिए होता है। .odt तो यही होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए फाइल एक्सटेंशन। होता क्या है इसमें, इसका एक्चुअल में फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो .odt का यूज हम लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन के लिए करते हैं। .txt हम नोटपैड के लिए करते हैं। .rtf का कोई जनरली हमारे स्पेसिफिक कोई यूज नहीं है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लेन का पूरा नाम क्या है? तो ये एक नेटवर्क का प्रकार है जिसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या नाम होता है दोस्तों? तीन प्रकार की, वैसे जनरली 5 प्रकार के रहते हैं हमारे एरिया नेटवर्क, पर हम 3 प्रकार के याद करते हैं क्योंकि मेनली 3 ही रहते हैं, लेन, मेन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वाइल्ड एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क भी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? तो क्लाउड स्टोरेज मतलब यानी कि वो स्टोरेज जहां पर आपका जो डेटा है वो DBMS में यानी कि एक सर्वर पर जाकर सेव होता है, वो होता है आपका गूगल ड्राइव। क्या होता है? गूगल ड्राइव। पेंट, कैलकुलेटर, VLC मीडिया प्लेयर, ये कोई क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। USB का पूरा नाम क्या है? USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। जो आपकी जो केबल्स वगैरह जो मोबाइल चार्जर वगैरह में या माउस
और कीबोर्ड को अटैच सीपीयू से अटैच करने के लिए जिस केबल का यूज किया जाता है उसको यूएसबी केबल कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको हम ओपनली यूज कर सकते हैं डायरेक्ट इंटरनेट से। ओपनली यानी कि फ्री में, विदाउट कॉस्ट। फ्री वाला जो सॉफ्टवेयर है या फ्री वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होता है, आपका लाइनक्स होता है। बाकी जो विंडोज है, मैक ओएस है, आईओएस है, ये क्या रहता है, इनके लिए प्रीमियम लेना पड़ता है, इनको हमें खरीदना पड़ता, बाय करना रहता है। पर लिनक्स क्या रहता है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, डेटाबेस में प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए प्राइमरी की और प्राइमरी की रहती है, यूनिक की रहती है, कैंडिडेट की रहती है, इनका मतलब मैं आपको समझा दूंगा। पर प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि किसी एक टेबल में कोई एक ऐसा कॉलम है जिसका मान हमें रखना ही रखना रहता है। जैसे कि हमें किसी स्टूडेंट का डाटा लिखना है, तो जैसे कि आधार नंबर आ गया किसी में, तो आधार नंबर तो सबके रहते हैं, तो आधार नंबर क्या लिखने ही रहते हैं हमको। किसी विद्यार्थी, कोई सा भी विद्यार्थी हो गया, इसकी यानी कि प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होती। प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होती है। नल यानी कि खाली नहीं होती है। तो ये क्या काम करती है, प्रत्येक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करती है। यानी कि देखिए मैंने आधार नंबर का बताया, तो सभी स्टूडेंट्स के आधार नंबर क्या रहते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए नाम मैच कर सकते हैं, पिताजी के नाम मैच कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ मैच कर सकती है, पर आधार नंबर कभी भी मैच नहीं करेंगे। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। बूटिंग कितने प्रकार की होती है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि बूटिंग क्या कितने प्रकार की होती है। दोस्तों बूटिंग एक्चुअल में होती क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। जो बूटिंग है वो दो प्रकार की होती है आपकी। एक रहती है कोल्ड बूटिंग और एक रहती है वार्म बूटिंग। ये बूटिंग कब प्रारंभ होती है, जब हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं। देखिए जब हम बंद कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो कोल्ड बूटिंग ऑन होगी, और जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते चलते हुए तो वार्म बूटिंग वार्म बूटिंग का उपयोग होता है। तो बूटिंग दो प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वेब पेज देखने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आपको वेब पेज देखना है तो कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं हम। तो वेब पेज जनरली देखने के लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या नाम है इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग हम करते हैं। क्या करता है HTTP, ये क्या करता है, वेब पेज और वेब सर्वर और जो हम वेबसाइट रहती है उनके बीच में ये वेब पेज देखने के लिए उपयोग किया जाता है। SMTP क्या रहता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और ये ईमेल भेजने के कार्य आता है। ईमेल को भेजने के कार्य आता है। ईमेल को अगर आपको किसी को पहुंचाना है तो SMTP का यूज। अगर आपको FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। क्या उपयोग होता है, जब हम इंटरनेट पर कोई सी फाइल को अपलोड करते हैं या फिर वहां से कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं तो आपका FTP प्रोटोकॉल अपने आप डायरेक्ट एक्टिव हो जाता है। और ये किसी भी वहां से फाइल को अपलोड करना हो या फिर डाउनलोड करना हो तो आप FTP का यूज करेंगे। और अगर आपको POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्या नाम है इसका,
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? अगर आपको किसी को ईमेल को प्राप्त करना यानी आपके पास लेना है, तो POP3 का यूज हम करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न लिखा है हमारे सामने, CPU की कार्य क्षमता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? क्लॉक स्पीड पे, मॉनिटर साइज पर? क्या मॉनिटर की साइज से क्या लेना देना है क्या CPU की गति कार्य क्षमता का? नहीं। कीबोर्ड के टाइप पर? बिल्कुल नहीं। किस प्रकार का कीबोर्ड यूज कर रहे? प्रिंटर की स्पीड पर? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही उत्तर होने वाला है क्लॉक स्पीड पर, कि कितने गीगाहर्ट्ज का जो आपका CPU है वो प्रोसेस कर पाता है, कितने गीगाहर्ट्ज का डेटा CPU प्रोसेस कर पाता है, उसकी क्लॉक स्पीड पर ही उसकी कार्य क्षमता निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉक स्पीड इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सी संख्या पद्धति में केवल 0 और 1 का उपयोग किया जाता है? तो 0 और 1 का उपयोग आपकी बाइनरी संख्या पद्धति में यूज किया जाता है। डेसिमल में किसका उपयोग करते हैं? इसमें 0 से लेकर के टोटल 9 तक के अंक का यूज किया जाता है। टोटल 10 अंक होते हैं, इसका बेस 10 होता है। क्या होता है बेस? ये लिख दिया मैंने, बेस 10 होता है। ऐसे अपने बाइनरी का जो बेस है वो 2 होता है। ऑक्टल का जो बेस है, ऑक्टल में वैसे 0 से लेकर 7 तक की संख्याओं का यूज किया जाता है, और इसमें जो इसका बेस होता है ऑक्टल का वो 8 होता है। और हेक्साडेसिमल में इसका बेस 16 रहता है, और इसमें जो संख्याएं रहती है वो 0 से लेकर 9 और A से लेकर के F तक की संख्याओं का यूज किया जाता है, और इसका जो बेस रहता है वो 16 रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, बिंग, याहू और विंडोज। तो देखो, गूगल, बिंग और याहू तीनों सर्च इंजन है, पर जो आपका विंडोज है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में जरूर बताना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।